वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट टैक्सोनॉमी, और प्लांट टैक्सोनॉमी में हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स क्या है? सिस्टेमेटिक्स एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इसका यूज किया था। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। है क्या ये? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म and their evolutionary relationship. स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की स्टडी करना और साथ में उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करना। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं? जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब हम वहां पे पढ़ेंगे कि किसी स्पीशीज की जब ओरिजिन होता है उस स्पीशीज से कई और स्पीशीज बनती है, तो वो जो रिलेशनशिप होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है। तो स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की स्टडी और साथ में उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करना। एक क्वेश्चन आया था ग्रेड 1 आरपीएस में, 3 कथन दिए हुए थे, पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है। तो पहला ही उसने बोला था ये ग्रीक शब्द है, तो कथन सही था। दूसरा शब्द था कि वो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इसका यूज किया था, ये भी सही था। यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है, ये भी सही था। तो तीनों कथन सही थे। तो ये था सिस्टेमेटिक्स। एक शब्द और आया था न्यू सिस्टेमेटिक्स। न्यू सिस्टेमेटिक्स, जूलियन हक्सले ने इसका यूज किया था। जूलियन हक्सले ने इसका यूज किया था। यहां पे भी डाइवर्सिटी को देखा जाता है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ किसमें देखा जाता है? इसमें देखा जाता है तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लस एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोलॉजिकल, जेनेटिकल, ठीक है, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। और यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया जाता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये था सिस्टेमेटिक्स। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। देखिए, एक तो नोमेनक्लेचर में देख सबसे पहले होता है लोकल नेम, जो कि उस एरिया में, उस लोकल एरिया में नाम से जाना जाता है। दूसरा नेम कौन सा होता है? साइंटिफिक नेम।
हम बेसिकली साइंटिफिक नेम के बारे में ही पढ़ेंगे। साइंटिफिक नेम में सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो ये एक ओल्ड मेथड है। इसमें जब नाम दिया जाता था तो बहुत से वर्ड्स थे, मैनी वर्ड्स से नाम दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद आया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसमें बेसिकली 3 वर्ड्स थे। कितने वर्ड्स थे? 3 वर्ड्स थे। ठीक है, ये मेथड हक्सले ने दिया था और स्ट्रिकलैंड ने दिया था। हक्सले ने दिया था और स्ट्रिकलैंड ने दिया था। ठीक है, इसमें पहला जो अक्षर होता है वो जीनस का, सेकेंड लेटर स्पीशीज का, और जो थर्ड लेटर होता है वो सब स्पीशीज का है। जिसे स्पीशीज एपिथेट कहते हैं, सब स्पीशीज का होता है, स्पीशीज एपिथेट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, बोट्राइटिस। ये जो बोट्राइटिस है ये फूल गोभी है। ठीक है, और ये क्या है? पतंग। तो यहां पे 3 नाम दिए थे, 3 नाम पद्धति है। ठीक है, हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दी थी। पहला शब्द जीनस का, दूसरा स्पीशीज का, तीसरा सब स्पीशीज का या स्पीशीज एपिथेट का। इसमें जैसे ब्रेसिका हो गया, ओलेरेसिया हो गया, कैपिटाटा हो गया, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन था स्ट्रिकलैंड से संबंधित। क्वेश्चन था कि निम्न में से नोमेनक्लेचर से कौन संबंधित है? ऑप्शन में स्ट्रिकलैंड दिया। ठीक है, ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लिन्नस ने। कैरोलस लिन्नस ने दिया था। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसने 2 बुक लिखी थी, स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टम नेचुरल। सिस्टम नेचुरल
स्पीशीज प्लांटेरम इसने लिखी थी 1 मई 1753 में, और सिस्टेमा नेचुरली लिखी थी 1 अगस्त 1758 में। इसके 10th एडिशन में बेसिकली नोमेनक्लेचर ऐड किया था। प्लांटेरम में बेसिकली प्लांट्स के नाम थे और उनके रूल्स दिए गए थे, और सिस्टेमा नेचुरली में एनिमल्स के नाम प्लस उसके रूल्स दिए गए थे, और ये 10th एडिशन में ये बताया गया था। ठीक है, क्या चीज थी? जैसे पहली चीज इसने लिखी थी कि जो नाम लिखे जाए वो लैटिन भाषा में लिखे जाए, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाए। लैटिन लैंग्वेज में क्यों? देखिए, जैसे हिंदी है, हिंदी में समय के साथ परिवर्तन आता है। जैसे हम बस स्टैंड बोलते हैं, स्टैंड शब्द हिंदी का नहीं है, स्टैंड शब्द हिंदी का नहीं, वो इंग्लिश से लिया गया है। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, क्योंकि और लैटिन भाषा कैसी है? डेड लैंग्वेज है। इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। हिंदी में तो हम बहुत से शब्द बाहर से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए किस भाषा में लिए गए? लैटिन भाषा में लिए गए। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो होगा, पहला जो वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड वर्ड होगा वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। जीनस का पहला लेटर, जीनस का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। स्पीशीज का पहला लेटर स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूं, मैंजीफेरा इंडिका, ऐसे ठीक। यहां पे मैंजीफेरा में कैपिटल एम है, जो जीनस का पहला लेटर है वो क्या है? कैपिटल है। स्पीशीज का फर्स्ट लेटर कैसा है? स्मॉल है। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम हैंड रिटन करेंगे, हाथ से लिखेंगे, तो नीचे अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। और जब हम टाइप करेंगे, क्या करेंगे? टाइप करेंगे तो इटैलिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इटैलिक लिखेंगे। मैंजीफेरा इंडिका नाम जिस साइंटिस्ट ने लिया है, उस साइंटिस्ट का नाम ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आएगा। जैसे लीनियस, तो इसका नाम लीनियस ने दिया है, तो लीनियस के नीचे ब्रैकेट में नहीं आएगा। ठीक है, एक और शब्द आता है टोटोनिम्स। टोटोनिम्स यानी एक जैसे नाम। टोटोनिम्स बोटनी में अलाउड नहीं, बोटनी में अलाउड नहीं है। जैसे नाजा नाजा, जैसे मैंजीफेरा मैंजीफेरा नहीं हो सकता, मैंजीफेरा मैंजीफेरा नहीं हो सकता, लेकिन टोटोनिम्स जूलॉजी में होंगे। जूलॉजी में अलाउड है, जूलॉजी में क्या है? अलाउड है। जैसे नाजा नाजा, नाजा नाजा, ये कोबरे का नाम है। इंडियन कोबरे का नाम क्या है? नाजा नाजा। ठीक है, तो ये आगे वो रूल्स। अब आगे चलते हैं।
अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसे डिस्कस करने से पहले हमें किसी का क्लासिफिकेशन को देखना पड़ेगा। जैसे मैं ह्यूमन का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अगर मैं किंगडम की बात करूं तो एनिमलिया, ठीक है। फाइलम की बात करूं तो कोडाटा, क्लास मेमेलिया, क्लास क्या आएगी? मेमेलिया आएगी। ऑर्डर क्या आएगा? प्राइमेट्स, प्राइमेट्स आएगा। फैमिली होमिनिडी, होमिनिडी। जीनस होमो, और स्पीशीज सेपियंस, सेपियंस। जब हम टैक्सोनॉमी की बात करें, किसकी बात करें? टैक्सोनॉमी की बात करें। टैक्सोनॉमी की बात करें, जब हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये एक स्टेप नहीं है, एक स्टेप नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। टैक्सोनॉमी कोई एक स्टेप नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं और हर एक स्टेप, प्रत्येक स्टेप, एवरी स्टेप किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेमेलिया एक कैटेगरी है, प्राइमेट्स एक कैटेगरी है, कोर्डेटा एक कैटेगरी है, एनिमेलिया एक कैटेगरी है। एवरी स्टेप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो कैटेगरी है, ये टैक्सोनॉमी से संबंधित है। ये कैटेगरी किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी से संबंधित है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। और एवरी स्टेप, प्रत्येक स्टेप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये कैटेगरी टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। जैसे ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। चाहे मैं प्लांट्स की बात करूं, अगर प्लांट्स में देखूं तो किंगडम अगर मैं ले लूं, क्या प्लांटी ले लूं, फाइलम क्या ले लूं, मोनोकोटिलिडीन्स ले लूं, ठीक है। क्लास ऑर्डर में पोएल्स ले लूं, फैमिली पोएसी ले लूं, जीनस क्रिटिकम ले लूं, स्पीशीज एस्टिवम ले लूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये किसका? प्लांट का क्लासिफिकेशन बन जाएगा। उसमें भी एक स्टेप थोड़ी है, बहुत सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये कैटेगरी किसकी है? टैक्सोनॉमी की। इससे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अभी हमने 7 कैटेगरीज की बात की। इन 7 कैटेगरीज को ओब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओब्लिगेट कैटेगरीज, या इसे कहते हैं अविकल्पी श्रेणी। अविकल्पी
चाहिए नहीं। इन्हें ओब्लिगेट कैटेगरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी क्लासिफिकेशन करना होगा इन 7 कैटेगरीज को तो साथ रखना ही पड़ेगा। और भी कई कैटेगरीज बनती है, जैसे सब ऑर्डर बन गया, सुपर क्लास बन गई, ठीक है, ये भी बनती है, ये भी कैटेगरीज बनती है। लेकिन हमें तो मेन 7 कैटेगरीज पर ही फोकस करना है, और इन 7 कैटेगरीज में अगर एक भी कैटेगरी मिस होती है तो क्लासिफिकेशन सही नहीं बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? ओब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं। जैसे जैसे मैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाऊंगा, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाऊंगा, तो एनिमल्स की संख्या बढ़ेगी या ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी। ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी संख्या कम होगी। सबसे ज्यादा जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे वो स्पीशीज में पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा जो समानता पाई जाएगी वो स्पीशीज में पाई जाएगी, ठीक है। तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो कम होना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर किस में होंगे? स्पीशीज में। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर की संख्या है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऊपर जाने पर एनिमल्स तो बढ़ते हैं लेकिन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज को, इन सब को चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, इसे हम हियरार्की बोलेंगे। हियरार्की बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हियरार्की बोलेंगे, ठीक है। हियरार्की, टैक्सोनॉमिक हियरार्की आ गई। तो अब आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं स्पीशीज की। स्पीशीज शब्द किसने दिया या स्पीशीज की स्पीशीज के बारे में किसने बताया? तो जॉन डे ने बताया। जॉन डे ने बताया। स्पीशीज फंडामेंटल टैक्सोनॉमिकल यूनिट है। टैक्सोनॉमिकल यूनिट है। या स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, फंडामेंटल टैक्सोनॉमिकल यूनिट है या स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल यूनिट है। अगर मैं स्पीशीज की बात करूं तो इसमें क्या होगा? इसमें जनरल कॉमन कैरेक्टर या कॉमन कैरेक्टर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कॉमन कैरेक्टर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। या स्पीशीज की डेफिनेशन को देखें तो ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो क्या कर पाए? रिप्रोड्यूस कर पाए, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर पाए, रिप्रोड्यूस with one another, one to another, यानी एक दूसरे के साथ क्या कर पाए? रिप्रोडक्शन कर पाए। एक दूसरे के साथ क्या कर पाए? रिप्रोडक्शन कर पाए। वो क्या कहलाएगी? स्पीशीज करेंगी। यानी ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो रिप्रोड्यूस कर पाए एक दूसरे के साथ क्या कहलाएगी? स्पीशीज कहलाती है। इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। और अगर एक स्पीशीज है ये दूसरी स्पीशीज है, इन दोनों स्पीशीज के बीच
जो अंतर है वो कैसे दिखेगा? दोनों स्पीशीज के बीच जो अंतर है वो दिखेगा रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन से, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन से या रिप्रोडक्टिवली वेरिएशन से, वेरिएशन लिख दीजिए या आइसोलेशन से। यानी ये स्पीशीज इस स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। ये जो वेरिएशंस है ये दोनों को क्या बना है? स्पीशीज बना है। ठीक है, ये स्पीशीज अपने साथ तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये स्पीशीज अपने जैसों के साथ क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो वेरिएशंस है, जो आइसोलेशन है, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन है, रिप्रोडक्टिवली वेरिएशंस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो मोनोटाइप की होती है, कुछ बायोटाइपिक होती हैं, बायोटाइपिक होती है। मोनोटाइपिक वो होती हैं जिन्हें सब स्पीशीज में डिवाइड नहीं कर सकते, जिन्हें सब स्पीशीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो बायोटाइपिक होती है। जैसे पेरी प्लेनाटा अमेरिकाना, इन्हें सब स्पीशीज में डिवाइड नहीं कर सकते। पेरी प्लेनाटा अमेरिकाना। देखिए, होमोसेपियंस सेपियंस, होमोसेपियंस की और भी सब स्पीशीज है, जैसे होमोसेपियंस सेपियंस और भी इस तरह से सब स्पीशीज है। तो यहां ह्यूमन का नाम मत लिख देना। बायोटिपिक या सब स्पीशीज में हमने देखा ही था, जैसे ब्रेसिका, ब्रेसिका, ओलेरेसिया, कैपिटाटा, ब्रेसिका, ओलेरेसिया, बोट्राइटिस, ठीक, इन्हें हम सब स्पीशीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी मोनोटाइपिक और बायोटाइपिक स्पीशीज। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर, इसने क्या कहा? जो रिप्रोड्यूस कर पाए या रिप्रोडक्शन कर पाए, क्या कर पाए? रिप्रोडक्शन कर पाए या इनब्रीडिंग कर पाए, ठीक है, या एक जैसा जीन पूल साझा करें, वो क्या होंगी? चाहे वो रिप्रोडक्शन कर पाए, इनब्रीडिंग कर पाए या जीन पूल साझा कर पाए, वो सब क्या होंगी? वो स्पीशीज होंगी, स्पीशीज होंगी। क्या होंगी? स्पीशीज होंगी। रिप्रोडक्शन कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, इनब्रीडिंग कर पाए और जीन पूल एक जैसा, क्या होंगी? स्पीशीज होंगी। यानी उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं पाया जाए, इनब्रीडिंग करता है। और इनब्रीडिंग से जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो,
ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो, वो भी कैसे हो, फर्टाइल। वो भी कैसे हो, फर्टाइल। ठीक है, तो ये अर्नेस्ट मेयर की बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था। इस हिसाब से एक मिनट, इस हिसाब से दो तरह की स्पीशीज है, एक तो है टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज और एक है कौन सी, बायोलॉजिकल स्पीशीज। ये तो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के जिनके बाह्य लक्षण या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, और ये किसके आधार पर है, रिप्रोडक्शन के आधार पर। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर या ये रिप्रोडक्शन के आधार पर। जैसे हमने अभी वो देखा था बेसिका, ओलेरेसिया, ब्रोट्राइटिस और बेसिका, ओलेरेसिया, कैपिटाटा, देखा था ना। ये दोनों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो समान जैसे दिखती हैं, तो ये एक टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज है। लेकिन क्या इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। ये दो बायोलॉजिकल स्पीशीज है। ये दो बायोलॉजिकल स्पीशीज है। ठीक है, अब इसके बाद स्पेसिएशन रह गया। स्पीशीज का उद्भव कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।